नमस्कार। जो हमने अभी द्वंद्ववाद समझा है और अलगाव का सिद्धांत किया है हेगल का। इस संसार में जितने भी प्रकार के परिवर्तन हैं उन मूल में है गति, और परिवर्तन और गतियों का मूल कारण है द्वंद्व, और द्वंद्व होता है हमारे विचारों के अंदर। और ये विचार ही है जो हर चीज को नया स्वरूप देते हैं। ये मानवीय समाज को, मानवीय शिक्षा व्यवस्था को, मानवीय आर्थिक व्यवस्था को और राजनीतिक व्यवस्था को भी नया स्वरूप हमारे विचार ही देते हैं। तो जब भी कोई चीज बदलती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, माइंड में एक आइडिया क्लिक करता है, और वही आइडिया जब इंप्लीमेंट होता है तो हम देखते हैं कि संसार बदल गया है। आज भी देखा होगा, आज हम जिस समाज की हम चर्चा कर रहे हैं वो समाज कैसा समाज है? सूचना समाज है, नॉलेज सोसाइटी आजकल। और नॉलेज सोसाइटी में कौन लोग आगे होते हैं? जिनके पास क्या होते हैं? इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। उनका जीवन औरों के जीवन से अलग होता है। तो नॉलेज तो हमेशा ही महत्वपूर्ण था, आइडियाज तो हमेशा ही महत्वपूर्ण थे। विचार जो आत्मा में पैदा होते हैं, मन में, मस्तिष्क में पैदा होते हैं, वही चलाते हैं इस संसार को। हम यही चर्चा कर रहे थे। तो इसी द्वंद्ववाद से क्या पैदा होता है? राज्य पैदा होता है। तो राज्य पैदा होने की हम कौन सी पद्धति कर रहे हैं? द्वंद्वात्मक पद्धति कर रहे हैं कि राज्य पैदा कैसे हुआ था। तो राज्य जो पैदा हुआ वो कहता है कि राज्य पैदा होने के लिए आपको क्या चाहिए? स्वाधीनता चाहिए। विचारों में नए नए विचार हैं वो पैदा होते हैं, लेकिन ये तभी पैदा होते हैं जब विचारों में क्या हो? स्वतंत्रता हो या स्वाधीनता हो। अब ये स्वतंत्रता, स्वाधीनता है, इनसे राज्य कैसे पैदा हुआ अभी हम समझते हैं, इन चीजों को भी देखेंगे। तो राज्य कैसे पैदा हुआ? बोला राज्य ऐसे पैदा हुआ कि पहले क्या बना? एक परिवार बना। उस एक विचार पैदा हुआ कि परिवार बनाते हैं, फिर क्या बना? नागरिक समाज बना। और इस नागरिक समाज से क्या बना? राज्य बना। अब अरस्तु की चर्चा करें तो अरस्तु कैसे बनाता है बताओ? ऐसे ही है, परिवार से गांव बना और गांव से राज्य बना, लेकिन स्वरूप बदल गया है बिल्कुल ही। इतिहास तो गति कर रहा है। हम परिवार से कहां पहुंच रहे हैं? राज्य तक पहुंच। राज्य का स्वरूप भी बदल रहा है। अब इस ये राज्य किस प्रकार का होगा, ये नैतिक होगा, ये सारी चीजें हम आगे कर लेंगे। पहले हम इस राज्य की उत्पत्ति करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्योंकि हमारा पहला बिंदु यही है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? द्वंद्ववाद से हुई है। वैचारिक द्वंद्व से राज्य पैदा हुआ था। तो इसको हम वाद, प्रतिवाद और कैसे समझेंगे? संवाद से समझेंगे। हर चीज को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। आपकी कोई भी गतिविधि, इसमें ये तीन चीजें पाई जाती है। पहले हमारे मन में एक वाद पैदा होता है, फिर उसका थीसिस पैदा होती है, उसकी एंटीथीसिस, उसका उल्टा विचार पैदा होता है, एक विचार का उल्टा विचार। फिर इन दोनों में क्या होती है? आपस में संघर्ष पैदा होता है, और इस संघर्ष से एक नई चीज पैदा होती है जिसमें दोनों के गुण होते हैं। वो क्या होता है? संवाद होता है। अब एक और ध्यान रखें, हम कार्ल मार्क्स में भी कर लेंगे कि एक विचार पैदा हुआ, उसका उल्टा विचार पैदा हुआ। ये विचार और ये इससे आगे का होता है, लेकिन होता इसका उल्टा है। प्रतिवाद कभी भी क्या नहीं बनता? वापिस वाद नहीं बनता। बाद में तो झगड़ा ही होगा, और क्या बनेगा? संवाद। अब संवाद पे हमें जाके पता चला कि तो मजेदार स्थिति नहीं थी। तो कभी भी आप न तो वापस प्रतिवाद की ओर आते हो, न ही वाद की ओर जाते हो, बल्कि कहां बढ़ते हो? हमेशा ही आगे की ओर बढ़ते हो, कभी पीछे नहीं आते। ये होता है निषेध का निषेध। नेगेशन नेगेशन है। वाद का उल्टा क्या हुआ? प्रतिवाद। प्रतिवादों का क्या बना? संवाद कभी भी क्या नहीं आएगा? नीचे नहीं आएगा। ये निषेध हो गया इसका। हर एक स्थिति पिछली स्थिति से क्या होती है? अच्छी होती है। आगे हम चर्चा कर लेंगे। इस संवाद का भी क्या बनेगा आगे जाके, बताओ? वाद बन जाएगा। लेकिन ये वाला वाद, ये प्रतिवाद नहीं, वो नया ही वाद होगा। फिर उसका प्रतिवाद ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है। सबसे पहले व्यक्ति के मन में जो विचार पैदा हुए, उसके माध्यम से उसने क्या बनाया? परिवार बनाया, फैमिली बनाया। अब परिवार बनाया तो परिवार में
दो चीजें बड़ी अच्छी होती है, एक चीज अच्छी होती है, इस परिवार में प्रार्थवाद पाया जाता है, एल्थुइज्म पाया जाता है, प्रार्थवाद। इस परिवार में जो पति पत्नी और बच्चे होते हैं, इनमें आपस में प्रेम होता है, सहयोग होता है, समर्पण के भाव होते हैं, ये एक दूसरे के लिए जीते और मरते हैं। अभी हम परसों में पढ़ रहे थे कि एक जो बेटी जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, उसने अपने पिताजी को किडनी दी। एक बच्चे ने या बच्ची ने अपने पिता को किडनी दी, तो वो क्या था? वही था, एक मां भूखी रह लेती है लेकिन किसका पेट भरती है? अपने बच्चों का। एक बाप के पैरों में जूतियां नहीं होगी लेकिन वो बेटे के लिए तो स्कूल के जूते लाता ही है। एक बेटा अपना तन मन लगा के फिर जब बूढ़े हो जाते हैं किसकी सेवा करता है? माँ बाप की। तो परिवार में एक बड़ी अच्छी चीज पाई जाती है, उसमें क्या पाया जाता है? सब सुखों की बजाय परिवारजनों के सुख महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें त्याग पाया जाता है, समर्पण, प्रेम और सहयोग पाया जाता है। ये बड़ी अच्छी इकाई है। लेकिन इसमें एक संकट है कि इनका जो दायरा होता है ना, प्रेम का दायरा, सहयोग का दायरा, वो अत्यंत क्या होता है? छोटा होता है। बच्चों तक होता है या माँ बाप तक होता है, तो 8-10 लोगों के आपस का दायरा होता है। तो इसमें जो प्रार्थवाद पाया जाता है वो कैसे पाया जाता है? विशिष्ट पाया जाता है, पर्टिकुलर पाया जाता है। पर्टिकुलर होता है छोटा सा दायरा होता है, प्रार्थवाद तो है लेकिन ये विशिष्ट प्रकार के छोटे दायरे वाला है। तो फिर आपको पता है कि व्यक्ति यहां संतुष्ट नहीं होता, वो फिर विचार करता है, तो उसके मन में तर्क पैदा होता है, अपन कोई ऐसी चीज बनाए जिसका दायरा क्या हो? अत्यंत बड़ा हो, फिर आनंद आए। तो उसके मन में एक विचार पैदा हुआ, वो नया विचार पैदा हुआ, वो क्या था? प्रतिभा था। क्योंकि व्यक्ति एक विचार से संतुष्ट नहीं होता, वो जब संतुष्ट नहीं होता तब क्या होता है? गति करता है। गति करके कैसा विचार आता है? उसकी आत्मा में, एक मन में एक नया विचार आता है, उसकी स्पिरिट में एक नया आइडिया आता है, एक रीजन, एक नया तर्क आता है। वो तर्क आता है कि यार इसके दायरे को विस्तृत करते हैं। तो वो दायरे को क्या कर लेता है? विस्तृत कर लेता है। दायरा यूनिवर्सल हो जाता है, पर्टिकुलर से कैसा हो जाता है? विश्वजनीन हो जाता है। दायरा बड़ा हो जाता है, लेकिन उस दायरे में वो देखता है कि अब प्रेम नहीं है। वहां प्रार्थवाद की बजाय क्या आ जाता है? इगोइज्म आ जाता है, या क्या आ जाता है? स्वार्थवाद आ जाता है। और ऐसी एक जो संस्था पैदा होती है उसको वो क्या बोलता है? नागरिक समाज बोलता है। वो नागरिक समाज है। अब नागरिक समाज में एक बढ़िया चीज है, देखिए, इसका एंटी पैदा हुआ तो स्वाभाविक एंटी पैदा होगा, तो एक कोई बढ़िया चीज आएगी इसके अंदर, तभी तो एंटी होगा। अगर उसमें ही विशिष्ट प्रार्थवाद होगा तो फिर नई चीज की जरूरत ही नहीं है। इसका दायरा क्या हो गया है? विश्वजीत। अगर ये पूर्ण सत्य होता तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। इसमें कमी क्या रह गई बताओ? इसका दायरा तो बड़ा हो गया लेकिन इसमें क्या है? स्वार्थ है। अब इन दोनों का झगड़ा हुआ, वाद का और प्रतिवाद का, तब क्या बना? एक संवाद बना। इसमें इन दोनों के अच्छे गुण मिलते हैं, अच्छे गुण मिलते हैं। वाद में अच्छा गुण क्या था? प्रार्थवाद। परिवार में अच्छा गुण प्रार्थवाद पाया जाता है, और नागरिक समाज में अच्छा गुण क्या पाया जाता है? विश्वजनीन। तब एक संवाद पैदा हुआ जिसको हम राज्य, या इसका नाम क्या है? राष्ट्र राज्य पैदा होता है। और इस राष्ट्र राज्य की विशेषता क्या है? इसमें कौन सा तर्क पाया जाता है, कौन सी अच्छाई पाई जाती है? कि ये यूनिवर्सल है, विश्वजनीन है। दायरा बहुत ही बड़ा है लेकिन उस दायरे में सारे लोग आपस में क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो ये विश्वजनीन प्रार्थवाद या यूनिवर्सल एल्थुइज्म का क्षेत्र है, प्रार्थवाद का क्षेत्र है। ये राष्ट्र राज्य है। एक भारतीय के दूसरे भारतीय के साथ जो संबंध है वो लेन देन के, लाभ के संबंध है, या आत्मिक और भाईचारे के संबंध है, जिसमें प्रेम है, भाईचारा है, बंधुत्व है, त्याग है, लेकिन उसमें स्वार्थ है नहीं है। ये है बाजार। बाजार बड़ा तो बहुत होता है, इसमें लाभ और क्या चलती है? हानि चलती है। इसमें जितने भी संबंध होते हैं वो बुर्जुआ प्रकार के संबंध होते हैं, भी चर्चा कर लेंगे। इसमें स्वार्थ होता है। बाजार बड़ा बहुत होता है, बाजार वैश्विक बाजार है, लेकिन वैश्विक बाजार में संबंध कैसे होते हैं? आप गए और आइए सर, मजा आ गया, है, और कॉफी ला सर के लिए, और मैडम को दिखा, साड़ियां दिखा, दर्द दर्द है, मैडम साड़ियां देख रही है।
अब क्या हुआ, एक दिन मेरे वाली मैडम भी पहुंच गई जूतों की दुकान के ऊपर। वो चाय पे चाय पिला रहा है, मैडम कॉफी पियोगे क्या, ये पियोगे क्या, वो सोचा आज तो कुछ बिक्री कर ही लेते हैं मैडम से। तो वो करती 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 सारे उसने जूते को डब्बे खिला लिए। उसको कोई जूता पसंद है नहीं आया। तो हाँ, तो वो बोली भैया ऐसे कर, सारी जूती खा दी, कहा झूठ मत बोल गए, चाय पिला जाए झूठ मत बोल, कैसे कि वो एक डब्बा पड़ा है, वो दिखा उसमें क्या है। उसने हाथ जोड़ लिया, वो बोला मेरा टिफिन बॉक्स है मेरी माता, उसको तो छोड़ दे। ठीक है। अब वो जैसे ही वो बाहर निकली, वो उसको क्या दे रहा था, मन ही मन गालियां दे रहा था। यार उसका भी उस व्यापारी से है ना, वो कोई मोह तो था नहीं कि इतना सामान खिंडा लिया, एक दो जोड़ी ले ही लूं, क्योंकि वो उसका भी क्या हावी था, स्वार्थ था। तो नागरिक समाज का दायरा बहुत बड़ा, बाजार में बहुत सारे उपभोक्ता और क्या होते हैं, क्रेता विक्रेता होते हैं, बहुत बड़ा होता है बाजार, लेकिन उनमें प्रेमपूर्ण संबंध है। सारे संबंध काय पे टिके होते हैं, स्वार्थ के ऊपर टिके होते हैं। तो इसको वो क्या बोलता है, नागरिक समाज बोलता है। तो हमने देखा कि राज्य बनता कैसे, राज्य बनता है परिवार, परिवार से बनता है नागरिक समाज, और नागरिक समाज से क्या बनता है, राज्य या राष्ट्र राज्य बनता है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें प्रेम का दायरा भी बहुत विस्तृत होता है। इसमें क्या पाया जाता है, परार्थवाद। आप अमेरिका में चले गए और आप मिल गए, जैसे आप आपसे में, और भाई ला तू कट्ठे को है भाई लो बीकानेर को है, तो भाईला दो भाईला मिल गया। अब उनमें कोई आपस में वो स्वार्थपूर्ण संबंध है नहीं है। तो तू बीकानेर को ठहर, मैं बाड़मेर को, मैं गांधीनगर को, मैं कोटा को, और बैठ के दोनों चाय पियेंगे, प्रेमपूर्ण बातें करेंगे। अब देखो वो कितने लोग हो सकते हैं ऐसे जिनके आपस में क्या हो सकता है, प्रेम, भारतीयता के अकॉर्डिंग उनमें आपस में कोई स्वार्थ है नहीं है। तो राष्ट्र राज्य का जो क्षेत्र होता है बहुत ही बड़ा होता है, आपस में क्या पाया जाता है, इसमें परार्थवाद पाया जाता है। अब वो कहना क्या चाह रहा है, वो इन सब भावों का विकास करके और अंत में किसकी स्थापना करना चाह रहा है, जर्मनी, जहां सारे जर्मनवासी बंधुत्व पूर्वक एक संस्कृति एक भाषा बोलते हुए एक साथ रहेंगे। तो वो राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाह रहा है। तो इसका मूल आइडिया, अब बताओ इसका सर्वोच्च आदर्श क्या है, वो राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाह रहा है, राष्ट्र राज्य उसका जो मेन आदर्श है। अब हम परिवार की चर्चा करते हैं कि परिवार एक बड़ी संगठित इकाई होती है, और इस इकाई में जो संपूर्ण है वो काम करता है। ये अंश है ना, ये भी किस रूप में काम करते हैं, संपूर्ण के रूप में। सारे अलग अलग टुकड़े अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि सारे आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। एक परिवार एक इकाई होता है, उसकी आवाज क्या होती है, एक होती है। वो ना एक टुकड़ा सा होता है, वो अलग अलग टुकड़े नहीं होते, बल्कि वो क्या होते हैं, सारे एक होते हैं। तो वो है ना एक ऐसा संपूर्ण होता है जिसके बाकी क्या होते हैं, छोटे छोटे अंश होते हैं। ठीक है। अब आ गया नागरिक समाज क्या है, तो वो बड़ी जोरदार परिभाषाएं कर रहा है, आप भी लिख लो कि नागरिक समाज बुर्जुआ समाज है। पहले अब नागरिक समाज की स्पेशल चर्चा करते हैं। इसको बोलता है वो सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, ये सिविल सोसाइटी क्या है, अब हम इस सिविल सोसाइटी की चर्चा करते हैं। सिविल सोसाइटी की पहली व्यापक चर्चा किसने की थी, हेगल ने की थी। ये बोलता सिविल सोसाइटी कैसा समाज है, बुर्जुआ समाज है। बुर्जुआ समाज काय पे आधारित होता है, स्वार्थों के ऊपर आधारित होता है। ये कहता है ये जो मेरे से पहले हो चुके हैं, होब्स और लोक जैसे लोग, ये राजनीतिक समाज को क्या बोलते हैं, सिविल सोसाइटी। लोग तो खुद राज्य का नाम ही क्या कह देता है, सिविल सोसाइटी कह रहा है। फिर आप ये बताओ होब्स और लोक का राज्य है वो काय पे आधारित है, स्वार्थ के ऊपर आधारित है। लेवियाथन के बनाने के पीछे स्वार्थ क्या है, आप बताओ, आत्मरक्षा। और सिविल सोसाइटी, लोक का राज्य बनाने के पीछे स्वार्थ क्या है, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा। वो बोला कि ये है स्वार्थ का क्षेत्र है। तो वो कहता है कि ये बाजार की तरह होता है, इसलिए वो कहता है ये आंतरिक समाज नहीं है, बल्कि ये कैसा समाज है, बाह्य समाज है। वाकई में बाह्य समाज ही है। राष्ट्र होता है ये हमारे कहाँ रहता है, मनोविज्ञान और आत्मा में रहता है। हिंदुत्व का भाव है, तिब्बत का जो भाव है, और ये यहूदीपने का जो भाव है, ये जमीन पे रहना जरूरी है, कहाँ रहता है, हमारे मस्तिष्क में अंदर रहता है। तो ये तो बाह्य समाज है जो दिखाई देता है, ये बुर्जुआ समाज है जो स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ है। तब ये कहता है गलती कर रहे हैं कौन,
होब्स और लोक, जो बुर्जुआ समाज को राज्य कह रहे हैं। राज्य अलग होता है और बुर्जुआ समाज क्या होता है, दरअसल सिविल सोसाइटी होता है जो स्वार्थ के ऊपर टिका होता है। तो होब्स लोक जैसे लोग कहाँ के रुक गए थे, नागरिक समाज तक, वो कहाँ नहीं पहुंच पाए थे, राष्ट्र राज्य तक पहुंच नहीं पाए थे, क्योंकि राष्ट्र राज्य में स्वार्थ नहीं होता। राज्य स्वार्थ के लिए बनाया गया। होब्स का राज्य आत्मरक्षा के स्वार्थ की पूर्ति के लिए बना है। इसलिए लोगों ने सामाजिक समझौता क्यों किया था, अपने फायदे के लिए। लोग का सामाजिक समझौता फायदे के लिए किया था, ताकि प्राकृतिक अधिकारों की क्या हो जाए। जबकि यहां तो है ही नहीं, कोई फायदा है ही नहीं, कोई स्वार्थ ही नहीं है। ये तो काय पे टिका होता है, प्रार्थवाद के ऊपर। तो ये कहता है राष्ट्र राज्य है वो विश्वजीन प्रार्थवाद के ऊपर टिका हुआ है। तो वो राजनीतिक समाज की नहीं, बल्कि कौन सी सोसाइटी पे आके रुक गए हैं, सिविल सोसाइटी। अभी कहते हैं दो प्रकार के समाज हैं, एक है सिविल सोसाइटी, एक है पॉलिटिकल सोसाइटी। तो कितने प्रकार के समाज हो गए, दो। ये राज्य को हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक समाज है ये, और ये कैसा है, सिविल सोसाइटी। इन आप बताओ सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी में अंतर क्या होता है। विश्वजनीन प्रार्थवाद होता है, सब में प्रेम होता है, बंधुत्व होता है, भाईचारा होता है, त्याग होता है, स्वार्थ नहीं होता। और इसमें क्या होता है, नागरिक समाज में इसमें स्वार्थ होता है। आप ऐसे समझे इसके भाव को कि जब लोग अपने स्वार्थों की वजह से एक होते हैं तो नागरिक समाज बनता है, और एक दूसरे से त्याग बलिदान और भाईचारे के आधार पर इकट्ठे होते हैं, तब क्या बनता है, राजनीतिक समाज तब बनता है। ठीक है, अब हम जो इकट्ठे हुए थे शुरुआत में, बताओ जब हमें किसने इकट्ठा किया था, हमें इकट्ठा किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तब हम नागरिक समाज में थे या पॉलिटिकल सोसाइटी में थे, ईगल के नजर में ना, हम हमारे स्वार्थों के लिए इकट्ठे हुए थे। हम एक रहेंगे तो वापकी देश हमें जीत नहीं पाएंगे, पाकिस्तान हमें से बाकी रियासतें छीन नहीं ले, इसलिए हम एक हुए थे। धीरे धीरे करते करते हम सब आपस में क्या महसूस करने लग गए हैं, हमारा सोच का दायरा क्या हो गया, अत्यंत ही विस्तृत हो गया। पहले हम ये सोचते थे कि हम मारवाड़ के हैं, मेवाड़ के हैं, हम फलाने। अब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे, हम कह रहे हैं हम तो भारतीय हैं, तो हमारी सोच का दायरा क्या हो रहा है, विस्तृत। हम अब स्वार्थी नहीं है, बल्कि भारत माता के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम औरों के बारे में, हमारे देशवासियों के बारे में सोचने लगे। तो हम धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ रहे हैं, राष्ट्र राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहता है सिविल सोसाइटी एक बुर्जुआ समाज है। ये कैसा समाज है, बाह्य समाज। बुर्जुआ समाज वो होता है जो लाभ और हानि पे टिका, जो अपना फायदा देखता है, जो बाजार समाज की तरह होता है, बाजार की तरह होता है सिविल सोसाइटी, जहां स्वार्थ होता है एक दूसरे के साथ जुड़ने का। फिर ये कहता है ये जरूरतों की व्यवस्था है, ये भी एक बड़ी है। यहां लोग किस लिए इकट्ठे होते हैं, बताओ क्यों जुड़ते हैं, कि आपस में क्या पूरी होती है, जरूरतें। आप बताओ बुर्जुआ समाज में बाजार में कोई क्यों आएगा, बताओ, या फिर लेवियाथन में क्यों आएगा। लेवियाथन को सत्ता प्राप्त हो जाएगी और लोगों को सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। सरकार को 3 अधिकार प्राप्त हो जाएंगे लोग के, यहां कानून बनाने का, कानून लागू करने का और न्याय निर्णय का, और लोगों को उनके प्राकृतिक अधिकारों की क्या मिल जाएगी, सुरक्षा। तो लोग अपनी जरूरतों की व्यवस्था होता है जो सिविल सोसाइटी होता है। लोग अपनी जरूरतों के यानी अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए आते हैं। तो सिस्टम ऑफ नीड्स है, क्या चीज है, सिविल सोसाइटी। एक छोटी सी परिभाषा और होगी कि कौन है जो नागरिक समाज को जरूरतों की व्यवस्था कहता है, हेगल है। हेगल एक बात और बड़ी जोरदार बात, ये तो आया हुआ है कि ये सिविल सोसाइटी स्वनिश्चयन का दायरा है। सिविल सोसाइटी स्वनिश्चयन का दायरा है। सिविल सोसाइटी स्व साधना का दायरा है। ये स्वनिश्चयन और किसके बारे में सोचती है, इसमें आदमी खुद निश्चय करता है। किसके बारे में निश्चय करता है, खुद के बारे में सोचता है। तो कौन कहता है कि सिविल सोसाइटी स्वनिश्चयन और स्व साधना को प्रेरित करती है। स्वनिश्चय मतलब किसके निश्चय है, स्वयं के निश्चय। आप निर्णय करोगे तो किसके हित में करोगे, खुद के हित में करोगे, स्व हित में सोचने वाला। तो ये दरअसल सिविल सोसाइटी काय पे टिकी होती है, स्वार्थ और स्वहित के ऊपर टिकी होती है। राष्ट्र राज्य में कोई स्वहित नहीं होता, इसमें तो परहित होता है, सबका हित होता है, सारे लोग आपस में जुड़े होते हैं, वो राजनीतिक समाज होता है। अभी मैंने आपको ये बताया कि पहले परिवार बनता है, परिवार से नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी बनती है, और सिविल सोसाइटी से क्या बनता है, राष्ट्र राज्य। पहले वाद, फिर प्रतिवाद और फिर
संवाद। परिवार की विशेषता है कि इसमें पर्टिकुलरिस्टिक एल्थुइज्म पाया जाता है, विशिष्ट परार्थवाद पाया जाता है। नागरिक समाज में यूनिवर्सल इगोइज्म, दायरा बहुत विस्तृत है लेकिन है क्या उसके अंदर? स्वार्थवाद है। संवाद आया तो क्या पाया जाएगा? इसका दायरा भी बहुत बड़ा है और प्रेम भी आपस में बहुत ज्यादा है। तो जैसे मैं कहता हूं हम सब भारतीय हैं, तो हमारे मन में कौन सा तर्क पैदा होता है? परिवार का, नागरिक समाज का, राष्ट्र राज्य का? राष्ट्र राज्य का विचार पैदा होता है। ठीक, तो हमने देखा कि राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति कौन सी पद्धति से हुई है? बताओ आप। द्वंद्वात्मक पद्धति से हुई है, वाद संवाद और प्रतिवाद के माध्यम से हुई है। अब हम कौन से सत्य तक पहुंच गए? आप बताओ। पूर्ण सत्य तक पहुंच गए। अब बात यह है कि एक जो संकट आता है, ये वाद प्रतिवाद संवाद, गतियां कब तक होती है? आप बताओ। बस अरस्तु भी यही कहता है, गतियां कब तक होगी? जब तक आप परिवार, गांव और कहां पहुंच गए? राज्य। राज्य सर्वोच्च नैतिक इकाई है, वहां आके और उससे आगे की जरूरत नहीं है। वो ऐसी इकाई है जहां आपकी सारी नैतिक सद्गुणों की पूर्ति हो जाएगी। और अगर आप इसमें नहीं रहते हैं तो आप या तो पशु है या फिर क्या है? देवता। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जैसे अरस्तु कह रहा है कि राज्य अच्छा होता है, जैसे प्लेटो कह रहा है कि राज्य में रह के ही आप सुखी हो सकते हैं, वैसे कहता है अंतिम चीज कौन सा है? राष्ट्र राज्य। यहीं आके आपकी सर्वोच्च आत्मा है, वो सर्वोच्च व्यापक स्तर की हो जाती है। आपकी आत्मा में पहले विचार पैदा हुआ खुद के बारे में, या पहले परिवार प्रेम पैदा हुआ लेकिन दायरा छोटा था, फिर दायरा बड़ा किया आपकी आत्मा ने, लेकिन उसमें फिर स्वार्थवाद घुस गया। फिर आपकी आत्मा इतनी व्यापक हो गई कि आप सबसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। व्यापकता भी है और प्रेम भी है, तब क्या बन गया? एक राष्ट्र राज्य। तो आत्मा में नए नए विचार पैदा होते रहते हैं मन के अंदर, और फिर नई नई चीजें भी पैदा होती रहती, इतिहास आगे बढ़ता रहता है। हमने अभी देखी है क्या चीज? राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पहले तो आप बताओ, सीरीज बताओ, पहले कौन आया और बाद में कौन आया? तो परिवार, नागरिक समाज और फिर राष्ट्र राज्य, राज्य पैदा हुआ। ठीक है, कौन सा ऐसा विचारक है जो पहला विचारक जो सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी में अंतर करता है? हेगल करता है। ग्रामसी जब हम पढ़ेंगे, अब आप मुद्दे समझ में आ गए। ग्रामसी एक ऐसा विचारक है जो आगे बहुत ही व्यापक वर्णन करता है सिविल सोसाइटी का और पॉलिटिकल सोसाइटी का। ये उसने विचार किससे लिए? हेगल से लिए। तो कई बार ये भी आ जाता है कि ग्रामसी ने जो नागरिक समाज और राजनीतिक समाज के विचार लिए वो किससे लिए हैं? हेगल से लिए। कौन कहता है कि सिविल सोसाइटी जरूरतों की व्यवस्था है, ये स्वनिश्चय और स्वसाधना का दायरा निश्चित करती है। ये स्वनिश्चय और स्वसाधना क्या होती है? किसकी साधना? स्वयं की साधना होती है। इसके अंदर इसमें स्वार्थ घुसा हुआ होता है, इसमें स्वहित होता है, निजी हित महत्वपूर्ण होते हैं इसके अंदर। और बताओ इसको कौन सा समाज बोलता है? ये बुर्जुआ समाज। ये जो बुर्जुआ शब्द हम पढ़ते हैं पूंजीपतियों के संदर्भ में, कि पूंजीपति सिर्फ किसका हित सोचता है? स्वयं का हित सोचता है। ये कार्ल मार्क्स ने शब्द किससे लिया है? हेगल से लिया। बुर्जुआ शब्द, पूंजीपति। यहां बुर्जुआ का तात्पर्य क्या है? एक ऐसा समाज जो किसके बारे में सोचता है? खुद के बारे में। और वहां बुर्जुआ का था पूंजीपति जो औरों का शोषण करता है। तो बुर्जुआ शब्द के अलग अलग अर्थ है। कार्ल मार्क्स के लिए इसका अर्थ अलग है और हेगल के लिए इसका अर्थ अलग है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखें राज्य का स्वरूप कैसा है। देखिए, ये कहता है कि अब आपकी आत्मा कौन से स्तर पे पहुंच गई है? व्यापक और पूर्ण स्तर के ऊपर पहुंच गई है। तो राज्य क्या है? तो छोटी छोटी इसके वो है लाइनें, उनका ध्यान रखना। राज्य वेलगिस्ट है, राज्य विश्वात्मा है। राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य मानवीय व्यक्तित्व का विराट रूप है। मानवीय व्यक्तित्व का विराट रूप है। राज्य मानवीय चरित्र की सर्वोच्चता है। मानवीय राज्य क्या है? पूर्ण तर्क है। राज्य इस धरती पर विवेक की यात्रा है।
ये पूर्ण तर्क है। राज्य एब्सोल्यूट ट्रुथ है। एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन सा गया? निरपेक्ष या सर्वोच्च सत्य कौन है? राज्य। अब आपकी आत्मा तर्क क्यों कर रही थी बताओ? कहां तक पहुंचने के लिए कर रही थी? राज्य तक पहुंचने के लिए। जैसे राज्य पे आप आगे तर्क क्या हो गए? रुक गए, क्योंकि आप कौन सी स्थिति पे पहुंच गए? एक सर्वोच्च स्थिति पे पहुंच गए। अब आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, अब आगे जरूरत है नहीं। आपकी आत्मा को कहां तक दौड़ना था? मुक्ति तक दौड़ना था, यहां तक दौड़ गई है। तो राज्य विश्व आत्मा है, ये धरती पर ईश्वर का अवतरण है, मानवीय व्यक्तित्व का ये विराट रूप है, ये मानवीय चरित्र की सर्वोच्चता है। मानव का चरित्र परिवार में अलग होता है, नागरिक समाज में अलग होता है, उसके चरित्र व्यापक कब होता है? सद्गुणी कब होता है? सद्गुणों का सर्वोच्च रूप प्लेटो रस्तु कहां कहां आता है? राज्य के अंदर आता है। ये एक पूर्ण तर्क है। अब बताओ, ये जो हमने सारी चर्चाएं की है, ये भावुकतापूर्ण हमारे अंधविश्वास है या हमने इसको तर्क से साबित किया है? तो जब तर्क यात्रा करता है, एक तर्क आया परिवार का तर्क, फिर कौन सा तर्क आया? नागरिक समाज का तर्क हमारे मन में पैदा हुआ, और फिर कौन सा आइडिया आया? राष्ट्र राज्य का आइडिया आया। तो ये पूर्ण आदर्शवादी अवस्था कौन सी होती है? पूर्ण आदर्श क्या होता है बताओ? टोटल आइडिया, पूर्ण एब्सोल्यूट आइडिया क्या होता है? राष्ट्रीय राज्य एब्सोल्यूट आइडिया होता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ कह दो, आप इसको एब्सोल्यूट आइडिया कह दो। ये है एब्सोल्यूट आइडिया। ये इस धरती पे विवेक की यात्रा है, ये मानवीय मन है जो व्यापक रूप में धरती पे उतर आया है, ये भगवान है जो कहां आया है? धरती के ऊपर आया है। अब हम कह सकते हैं कि अब बताओ, आदर्श हमारा कोई भी जो गतियां होती है, विचारों की गतियां होती है, तो प्रत्येक गति कहां तक बढ़ना चाहती है बताओ? अपने एक सर्वोच्च आदर्श तक बढ़ना चाहती है, अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुंचना चाहती है। आप क्या बढ़ना चाहते हैं? हम अपना आदर्श प्राप्त करना चाहते हैं। कईयों का आदर्श है कि मैं गांधी बन जाऊं, कईयों का आदर्श मैं सलमान खान बन जाऊं, कईयों का आदर्श मैं कैटरीना कैफ बन जाऊं, कईयों का मैं वो इसका खिलाड़ी बन जाऊं, विराट कोहली बन जाऊं, ठीक है, कईयों का मैं अब्राहम लिंकन बन जाऊं। हम सबके क्या होते हैं? आदर्श होते हैं, और फिर उनकी प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सर्वोच्च आदर्श है वो क्या है? राष्ट्र राज्य का सदस्य बनना है। तो अब आपकी आत्मा पूर्ण कब होगी बताओ? जब आप किसके सदस्य बन जाएंगे? राष्ट्र राज्य। तो जर्मन लोगों को क्या बनाना चाहिए? राष्ट्र राज्य बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके रूप है। तो ये हमें आदर्श लगा कि इसका आदर्श है वो राष्ट्र राज्य, इसके ये नाम है उस आदर्श के, ऐसे ऐसे करके उसको परिभाषित करता है वो। फिर वो इस प्रकार हम देखें कि इसका राज्य कैसा राज्य है? नैतिक राज्य है। अब ये नैतिक राज्य कौन सा होता है? देखिए, एक होता है सुरक्षात्मक राज्य, लोक के राज्य है, और होब्स के राज्य कैसे राज्य है? सुरक्षात्मक राज्य। उनका कार्य है व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। एक होता है विकासात्मक राज्य, बताओ वो कौन सा होता है? जो व्यक्ति के ज्ञान का क्या करता है? विकास करता है, उसमें सद्प्रवृत्तियों का विकास करता है। इसका राज्य कैसा राज्य है? नैतिक राज्य है। एक होता है धार्मिक राज्य, वो कौन सा होता है? जो व्यक्ति को कौन से रास्ते पे चलाता है? धर्म के, जो धर्म रास्ते उस पे चलाता है। एक होता है नैतिक राज्य है, जो व्यक्ति को बताता है कि क्या गलत है और क्या सही है, और उसका गलत को रोक कर कौन से मार्ग पे पहुंचाता है? सही के मार्ग के ऊपर। तो ये राज्य है, ये कैसी इकाई होती है? नैतिक, जो व्यक्ति को अच्छा करती है, सद्गुणी करती है, और उसके सोच के दायरे को क्या कर देती है? अत्यंत व्यापक कर देती। क्या है सद्गुण? सद्गुण है सब लोगों से व्यापक हृदय से प्रेम करना, पूरे समुदाय के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना, पूरे समुदाय के बारे में सोचना। अब हमें लग रहा है कि इसका जो राज्य है ना, वो रूसो की थोड़ी बहुत किससे मिलता जुलता है? सामान्य इच्छा से, लेकिन इसका निर्माण अलग प्रकार से हुआ है, इसमें सोचना सबके बारे में पड़ता है आपको। तो इसका राज्य नैतिक राज्य है, इसका राज्य सावयवी राज्य है। सावयवी राज्य का तात्पर्य यह है कि ये ऑर्गेनिक स्टेट है, जिसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण कौन है? राज्य है। आत्मा महत्वपूर्ण है, परमात्मा महत्वपूर्ण है? परमात्मा। तो डिसाइड कौन करेगा? आत्मा किसके कहने से चलेगी? परमात्मा। वो जो मार्ग परमात्मा दिखाएगा, आत्मा को वही करना पड़ेगा। सावयवी राज्य का मतलब है कि जो राज्य है वो शरीर है, वो, और व्यक्ति उसके क्या है? अंग है। तो ये शरीर जानता है, यानी
कि जानता है कि इन अंगों का यूज क्या करना है और कैसे करना है। अंगों की खुद की कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा किसकी होती है? शरीर की होती है। अंग तो उसकी इच्छा पूर्ति के क्या होते हैं? साधन होते हैं। शरीर की इच्छा होती है कि मैं ना कोई चीज खाऊं, तो हाथ उस खाने के लिए क्या करते हैं? गति करते हैं। तो अंग है ना, ये स्वतंत्र नहीं होते चलने के लिए, बल्कि वो उतना ही चलते हैं जितना शरीर उनसे कहता है। चाहे वो जीभ चलती होगी, चाहे वो हाथ चलते होंगे, अंगुलियां, पैर, घुटने शरीर के कहने से चलते हैं। इच्छा शरीर की होती है, अंगों की स्वायत्त और स्वतंत्र इच्छाएं नहीं होती। इसका तात्पर्य है राज्य है वो क्या है? सर्वोच्च साध्य है और व्यक्ति उसकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है। ये तभी सक्सेस हो सकते हैं जब ये कहां रहेंगे? राज्य के अंदर रहेंगे। वहां जाके ये अपने नैतिक रूप से सर्वोच्च स्तर का और बड़े दायरे के लोग हो जाएंगे। तो राज्य है ना, ये साध्य है। जो साव्यवी राज्य ऐसा ही होता है। इसकी ये व्याख्या यही प्रकट कर रही है कि राज्य को साध्य मानता है, आदर्श मानता है, और व्यक्ति उस आदर्श की इच्छा के क्या है? साधन है। तो व्यक्तियों के लिए आदर्श क्या, आइडियल चीज क्या है? आप किसी को आइडियल मान लेते हैं तो आप क्या हैं बताओ? किसी को आइडियल मान लेते तो आप किसका पीछा करेंगे? आपकी इच्छा स्वायत्त है क्या? नहीं है। अगर आप गांधी बनना चाहते हैं तो आप बताओ किसके विचारों का नियंत्रण हो जाएगा आपके ऊपर? गांधी के विचारों का। आप स्वायत्त और स्वतंत्र दिए, तो यहां स्वायत्त और स्वतंत्र है गांधी, यहां स्वायत्त और स्वतंत्र है राज्य। आप उस राज्य के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। आत्मा किसके अकॉर्डिंग चलेगी? परमात्मा को। वो जानता है क्या अच्छा और क्या बुरा। इसका राज्य साव्यवी राज्य है। फिर देखें कि इसका राज्य कल्याणकारी राज्य नहीं है, जो नागरिकों का क्या करता हो? कल्याण करता हो। ठीक है, कल्याणकारी नहीं है तो फिर भी गरीबी है, जो अशिक्षा है वो दूर कैसे होगी? तब ये कहता है कि इसके लिए कॉरपोरेटवाद होगा। आगे ना कभी कॉरपोरेटवाद की व्यापक व्याख्या करेंगे। कभी आप इसको एंड्रयू हाउड को पढ़ो, उसको कॉरपोरेटवाद का पता चलेगा। ये कॉरपोरेटवाद क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। एक होता है निजीकरण या एक होता है बाजारवाद। एक होता है राज्यवाद, या इसको आप क्या बोलो? समाजवाद या राज्यवाद बोल दो। यहां व्यक्ति के कल्याण का काम किसके पास है? बाजार के पास। वो बाजारवाद के, उदारवाद भी यही चलता है, उसमें निजीकरण होता है, पूंजीवाद होता है, ये होता है। दूसरा होता है समाजवाद या राज्यवाद। इसमें किसके पास होता है? व्यक्ति की भलाई कौन करता है? राज्य करता है। तीसरा एक और होता है कॉरपोरेटवाद है, जिसमें राज्य और बाजार मिलके किसका कल्याण करते हैं? हाँ, बाजार पे किसका नियंत्रण होता है? राज्य का, लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। जब राज्य और बाजार मिलके और जब व्यक्ति के कल्याण का कार्य करते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? कॉरपोरेटवाद बोलते हैं। तो इसमें राज्य और बाजार दोनों की भूमिका होती है, तब हम कहते हैं ये कॉरपोरेटवाद है। तो यहां राज्य के पास नहीं है कल्याण का तात्पर्य। कल्याण कौन करेगा? राज्य करेगा। तो हमारे पास तीन प्रकार के राज्य हो गए, मैं लिख रहा हूं। एक होता है रात्रि प्रेरी राज्य, एक होता है कल्याणकारी राज्य, और एक होता है कॉरपोरेट राज्य। बताओ रात्रि प्रेरी राज्य क्या होता है? जो कल्याण करेगा ही नहीं, कल्याण ही नहीं करेगा वो कहता तुम जानो तुम्हारा काम है ना, बाजार है तुम्हारा, मांग है, पूर्ति है, तुम योग्य हो तो कल्याण हो जाएगा, वरना नहीं होगा। दूसरा होता है कल्याणकारी राज्य, यहां कल्याण का ठेका किसके पास होता है? राज्य को। तीसरा होता है कॉरपोरेटवाद। इसमें क्या होता है? ये दोनों का मिक्स को अपन क्या बोल देते हैं? कॉरपोरेटवाद। जहां पूंजीपति होते हैं, लेकिन वो किसके हित में काम करते हैं? सब हित में काम नहीं करते, बल्कि जनहित में काम करते हैं। वो है गिल्ड सोशलिज्म मत बोलो आप इसको, कॉर्पोरेट अलग ही पद्धति है। जापान में चलती है, जर्मनी में चलती है, और कुछ स्कैंडिनेवियन देशों में चलती है। आगे जब मैं आपको राज्य के स्वरूप बताऊंगा तो राज्य का कॉर्पोरेट स्वरूप बताऊंगा आपको, जिसमें मजदूर और पूंजीपति एक दूसरे को विरोधी नहीं समझते, बल्कि एक दूसरे को क्या समझते हैं? आपस में भाई और सहयोगी समझते हैं, और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। यहां इन दोनों के हित आपस में जुड़े होते हैं, दोनों के दोनों राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। वो बोलता तू भी जापानी, मैं भी जापानी। वो कहता मजदूर तू काम करेगा कि हाँ, किसके लिए? देश के लिए।
पूंजीपति से बोलता है तू किसके लिए काम करेगा, कि मैं भी लाभ के लिए काम नहीं करूंगा, मैं देश के लिए काम करूंगा, तुम मेरे नागरिक हो, तो जो भी पैदा होगा अपन बांट लेंगे। हाँ जी, अदृश्य हाथ यहां नहीं है। अदृश्य हाथ तो कहां है, बाजारवाद में चलता है ना, बाजारवाद में अदृश्य हाथ तो एडम स्मिथ का बाजारवाद है, वो तो रात्रि प्रेरित राज्य में होता है, बाजारवाद में रात्रि प्रेरित राज्य होता है। तो ये कॉरपोरेटवाद है जहां लोग सहयोग करते हैं आपस के अंदर। चलिए, अब हमने देखा कि इसके राज्य का स्वरूप है वो नैतिक स्वरूप है, इसका राज्य स्वावलंबी राज्य है, इसका राज्य कल्याणकारी नहीं है बल्कि कैसा है, कॉरपोरेट है। अब यहां पद्धति कौन सी होगी शासन की, तो ये कहता है कि सबसे अच्छी पद्धति होती है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र, तो इसके राज्य में जो राज्य का स्वरूप होगा वो कैसा होगा, संवैधानिक राजतंत्र होगा। संवैधानिक राजतंत्र, वो बोला 3 पद्धतियां होती है। पहले आती है तानाशाही, एक व्यक्ति की मान लो, पहले टायरेनी आती है, एक व्यक्ति दबंगता पूर्वक जनता को पीटता हुआ क्या करता है, शासन करता है, वो क्या होती है टायरेनी पहलो या तानाशाही बोलो। फिर इसका एक एंटी विचार पैदा होता है, बताओ वो क्या होता है, होता है लोकतंत्र। जब एक व्यक्ति की परेशानी से एक नया विचार आता है, हम सबका राज होना चाहिए, तो लोकतंत्र आता है। लोकतंत्र में कुछ कमियां पाई जाती है क्योंकि उसमें भीड़तंत्र में बदल जाता है। तब जब टायरेनिक और लोकतंत्र की आपस में संघर्ष होता है, एक नया विचार कौन सा आता है, संवैधानिक राजतंत्र का आता है। तो सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बताओ कौन से देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती है, ब्रिटेन में। अब अपन बढ़ते हैं, एक ब्रिटेन की चर्चा करते हैं वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से, और कहां बढ़ेंगे अभी, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर बढ़ेंगे, जो सर्वोच्च अवस्था है। चलो अपन देखते हैं, ऐसे ऐसे करके अपन वैसा ही त्रिभुज बना लेते हैं एक। आप ये बताओ कि ब्रिटेन में जब 1642 से क्रांति शुरू हुई थी, कौन सी, प्यूरिटन क्रांति, धीरे धीरे राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था, राज्य बहुत ज्यादा निरंकुश हो गया था। वो एक वाद था, जब राजा अपने ही प्रजा को मार रहा था, तो बताओ ये कैसा राज्य था, निरंकुश राज्य था। इसको क्या बोलते हैं, टायरेनी। इसको अरस्तु और प्लेटो क्या बोलते हैं, टायरेनी। ये टायरेनी थी। इस टायरेनी की खिलाफत शुरू हुई, आपको पता हो तो, क्रोमवेल के नेतृत्व में एक नया विचार पैदा हो गया, गणतंत्र लाएंगे। तो फिर वो क्या था, प्रतिवाद था। लोकतंत्र आया, गणतंत्र आया, ऐसा कह लो, रिपब्लिक आया, डेमोक्रेसी आई, ठीक है। फिर लोगों ने कहा कि इसमें भी गड़बड़ है क्योंकि भीड़तंत्र है इसके अंदर। तो इन दोनों की टकरार से एक नया राज्य पैदा हुआ 1688 में। बताओ कौन सा, संवैधानिक राजतंत्र। इसमें राजतंत्र भी था और जनता से दबता भी था, राजा भी था और जनता की बात भी मानता था। तो एक संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पैदा हुई। ये एक संवाद था। तो सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी होती है, संवैधानिक राजतंत्र होता है, जहां राजतंत्र जनता के द्वारा सीमित होता है। राजा किसके हित में काम करता है, जनहित में काम करता है, वो होता है संवैधानिक राजतंत्र। ठीक। फिर ये कहता है एक समाज में जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, 3 वर्ग होते हैं। एक होते हैं वहां किसान, एक होते हैं वहां व्यापारी, और तीसरे होते हैं नौकरशाह। किसान अपने बारे में सोचते हैं, व्यापारी अपने बारे में सोचता है, लेकिन जो नौकरशाह होते हैं वो ऐसा वर्ग होता है जो किसके बारे में सोचता है, जनहित के बारे में सोचता है, राष्ट्र के बारे में सोचता है। तो वहां पर हितकारी वर्ग कौन सा होता है, जिसकी ठेकेदारी दी गई है राष्ट्र के कल्याण की, वो नौकरशाही है। तो नौकरशाही एक बड़ा वर्ग, एक ऐसा वर्ग होता है जो सबके कल्याण के बारे में सोचता है, परहित की। तुम नौकरशाही का प्रशंसक कौन है, हेगल नौकरशाही प्रशंसक है, उसको परहित वाली, उसको क्या बोलता है कि ये यूनिवर्सल एल्थ्रुइज्म वाली संस्था है। अब मैंने कहा कि यूनिवर्सल एल्थ्रुइज्म वाली संस्था, इसका तात्पर्य क्या है, ये कल्याण करती है, इस ये बहुत ही व्यापक दायरे में सबका कल्याण करने वाली संस्था, जो खुद के बारे में नहीं सोचते नौकरशाह, बल्कि किसके बारे में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। इसका तात्पर्य वैसे ही हो गए जैसे संरक्षक वर्ग है किसका, प्लेटो का संरक्षक वर्ग है, वही ऐसा ही है जो सबके बारे में सोचता है। तो ये हमने किया राज्य का स्वरूप, किसके राज्य का स्वरूप कैसा है। तो हमने राज्य की उत्पत्ति भी देखी और राज्य का स्वरूप भी देखा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है वो ये है कि इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि राज्य आगे कैसे बढ़ता है। हमने देखा वाद,
प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से। ये वाद संवाद प्रतिवाद कौन सी पद्धति है? द्वंद्वात्मक पद्धति है। इसमें पहले परिवार बनता है, फिर नागरिक समाज और फिर राज्य। कौन सा वाद है, कौन सा प्रतिवाद और कौन सा संवाद है, ये पता करना पड़ेगा। फिर ये है कि दरअसल गड़बड़ पहले में जो वाद होता है, यानी वो एक तर्क आता है हमारे मन में, आइडिया विचार आता है, ठीक है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रतिवाद में क्या विशेषताएं होती है, नागरिक समाज में और राष्ट्र राज्य की विशेषताएं क्या होती है। सर्वोच्च आइडिया क्या है? नेशन स्टेट है। अब उस नेशन स्टेट के ये नाम है अलग अलग, कि ये क्या है, विश्वात्मा है, ये धरती पर ईश्वर का अवतरण है। ये बहुत ही पूछा जाता है कि राज्य के बारे में ये किसने कहा है, ये हेगल ने कहा है, तो ये बहुत पूछा जाता है। तो ये हमने किया राज्य का स्वरूप। नमस्कार नमस्कार।